प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए मॉडल पेपर कक्षा 10 हिंदी का। ठीक है, हिंदी का आपका मॉडल पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। और ये जो मॉडल पेपर है भी जो हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये जारी किया गया हुआ मॉडल पेपर है। ठीक है, ये हर बार जो है मॉडल पेपर जारी करता है। तो इस बार का जो मॉडल पेपर उसने जारी किया है उस मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आप इसे एनालाइज करिएगा क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ मॉडल पेपर नहीं है, ये ऑफिशियल जो है मॉडल पेपर दिया गया है। ठीक है, जो आयोग है इलाहाबाद उसके द्वारा। तो इसको बेहतरीन तरीके से पूरा देखना है। जो जो चीज़ें इसमें दी गई इसी प्रकार से जो सिलेबस है इसमें इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि इसका पूर्णांक 75 नंबर का है। इसमें जो समय मिलेगा आपको वो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, वो कुछ निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और चीज़ यहाँ पर देखिए, OMR सीट जो होती है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो हमारी OMR सीट होती है, इसको वही भरना होगा। यानी कि 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। ठीक है, हमारे बहुविकल्पी प्रश्न जो है खंड आ में स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक कितना है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो हमारा पूर्णांक होने वाला है वो 20 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। हर एक प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, हर एक सही प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत करते हो तो आपका कोई नंबर माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप अगर गलत कर देते हो तो उसमें आपका नंबर काटा नहीं जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपको नहीं भी आ रही तब भी आपको गोले भरकर आना ही आना है। ठीक है, यहाँ पर बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो द्विवेदी युग के हैं। यानी कि बाबू गुलाब राय जो हमारे हैं, बाबू गुलाब राय जी, वो द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चिंतामणि किस विधा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। चिंतामणि के बारे में आपको पता ही होगा। चिंतामणि के लेखक कौन है? तो लेखक आपके कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी जो है इसके लेखक हो जाएंगे। कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। कौन से? रामचंद्र, आचार्य जोड़ लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इसके लेखक हैं। ठीक है, ये है क्या? इसकी विधा की अगर बात करें तो निबंध हो जाएगा। क्या है? निबंध हो जाएगा। क्या है? निबंध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गबन किसकी रचना है? गबन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। गबन किसकी रचना है? तो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज किसमें होंगे? मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के बीच में कंफ्यूजन में आपको होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगी कामायनी जो है आपकी, ये रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की जो एक महाकाव्य है। ठीक है, गबन किसकी हो जाएगी? गबन गोदान, ये आपकी मुंशी प्रेमचंद्र जी की हो जाएंगी। गबन गोदान वगैरह जो है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र जी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्ल युग की समयावधि है। आपको पता है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसको भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल, इस प्रकार से कई प्रकार से कालों को विभाजित किया गया है। उसके बाद आधुनिक काल को फिर शुक्लोत्तर युग में, द्विवेदी युग में, ठीक है, इस प्रकार से युगों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें इसका समयावधि क्या है उसको आपको बताना है। शुक्ल युग की अगर बात करें तो इसकी समयावधि हमारी क्या हो जाएगी? तो 1919 से 1938 तक जो है हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, और भी आपको याद रखना है कि शुक्ल युग जो हमारा है, शुक्ल युग को हम क्या कह सकते हैं? हिंदी निबंध। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भी कहते हैं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भी कहा जाता है। निबंध का उत्कर्ष काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा का रचना है? किस विधा की रचना है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका निर्माण फिर, ठीक है, तो ये आपका किसका हो जाएगा? आत्मकथा है। और ये बात किसके लेखक कौन है? नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन है। और इनकी एक और कृतियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुशाला आप समझते होंगे, दारू को बोलते हैं मधुशाला। ठीक है, यानी कि जो मदिरा होती है उसको बोलते हैं मधुशाला। ठीक है, तो मधुशाला भी इनकी कृति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय प्रवास की युग की रचना है। किस युग की रचना है? यहाँ पे से आपसे पूछा जा रहा है किस युग की रचना है, यानी कि इसका युग कौन सा है? द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, या फिर प्रगतिवादी युग है, या फिर छायावादी युग है? तो किस युग की रचना हो जाएगी? क्या इनके द्वारा लिखा गया है? वैदेही वनवास भी इनके द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और इनका जन्म की अगर बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ? आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मधुशाला। देखो ये आ चुका है, फिर मैंने आपको ऊपर बता के आया वही, देखो कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। ये कृतियाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ये इसमें राइट आंसर होगा हरबंस राय बच्चन, मैं ऑलरेडी आपको बता कर आया हूँ। भारत भारती किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत भारती सियाराम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है। तो इसमें महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो यहाँ आपको ध्यान रखना है यामा किसकी रचना है, ठीक है, यामा। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की। नीरजा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की, नीरजा। ये सभी आपसे पूछे जाते हैं, नीरजा किसकी है, गिल्लू किसकी है, तो महादेवी वर्मा की है। यहाँ पर बात करें अगर भारत भारती की, तो भारत भारती की यहाँ पर राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है भारत भारती, और इन्हें राष्ट्रीय कवि भी बोलते हैं। कौन से कवि? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो ये मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है। और ये उपाधि किसने दी थी? तो इसकी उपाधि जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल जो हमारा है वो कब से कब तक का जो काल है वो आधुनिक काल माना जाता है। आधुनिक काल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? वो 1843 से अब तक का जो भी पार्ट है, यानी कि जो हमारा 1843 से अब तक का जो भी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या है, ये जो है यानी कि जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है ना, ये आधुनिक काल ही चल रहा है, ठीक है, 1843 से इस पार का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मतीराम किस युग के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं मतीराम, जिनकी मती है, ठीक है, मतीराम। ये किस युग के कवि हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के? रीतिकाल के कवि हैं। यह आपको याद रखना, रीतिकाल के कवि कौन है हमारे? मतीराम जो है वो रीतिकाल के कवि पूछे जाते हैं। ये रीतिकाल से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रीतिबद्ध काल से कौन कवि है, रीति मुक्त काल से कौन कवि। रीतिकाल वाले आपके कवि काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका व्याकरण। देखो अभी तक जो हमारे प्रश्न आए थे 10 प्रश्न, यहाँ पर आप समझिएगा, अभी तक जो हमारे 10 प्रश्न आए थे वो हिंदी साहित्य से आए थे, यानी कि जो हमारा हिंदी साहित्य वाला पार्ट है रचनाओं से संबंधित, वो वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपका जो है 10 नंबर जो पूछे जाएंगे वो आपके व्याकरण के पार्ट से पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके रस, अलंकार, छंद, पर्यायवाची, विसर्ग, विलोम, ठीक है, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का जो हमारा स्थायी भाव होता है वो हास होता है, ठीक है, हास होता है। करुण का क्या होता है? करुण का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। रति किसका होता है? संयोग, यानी जो श्रृंगार रस होता है, जैसे कह सकते हो श्रृंगार रस, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये क्या है? श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस में जो आपका रति, तो रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। निर्वेद किसका होता है? शांत। निर्वेद का मतलब होता है शांत, जो शांत रहे एकदम, ठीक है। शांत किसका स्थायी भाव है? ठीक है, निर्वेद। शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सोहत ओढ़े पीठपट श्याम सुलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रकाश। इसका मतलब क्या? देखो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसको मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जहां पर जानहु मानहु जनु, देखो जनु जानहु मनु मानहु, ठीक है, मानव जानव, या ऐसे प्रश्न जहां पर आए, मतलब कि जो भी पंक्तियों में अगर ऐसे शब्द आए तो वहां पर आपको आंखें बंद करके डायरेक्ट आपको किस पे चले जाना है? उत्प्रेक्षा पर चले जाना है। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हमारा जो है, उत्प्रेक्षा यहाँ पर अलंकार हो जाएगा, ठीक है, उत्प्रेक्षा पर आपको चले जाना है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रोला छंद में कुल कितनी चरण होते हैं? रोला, अब बात करेंगे यहाँ पर रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला के अगर चरण की बात आई है तो चरण जो है हमारे 4 होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण, देखो आकर्षण में कौन सा उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे जुड़े। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे आके जुड़ते हैं और पूरा अर्थ चेंज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब भी उपसर्ग लगता है, जब भी हमारा उपसर्ग लगता है तो इसके जो पीछे वाला शब्द होता है, ठीक है, इसके आगे, अब उपसर्ग हमारा आगे लगेगा तो हमेशा इस साइड का जो शब्द होगा उसका कोई पूर्ण अर्थ होगा, यानी कि अगर उसे हम अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ निकलेगा, ठीक है, उसका कोई अर्थ निकलेगा। तो अगर हम यहाँ से आ अलग कर दें तो हमारा अर्थ क्या निकलेगा? अगर हम आ अलग कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा? कर्षण बचेगा। तो
कर्षण तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कर्षण, तो कर्षण एक सार्थक शब्द है, लेकिन यहाँ पर आ लगाकर ये और मतलब कि अर्थ इसको चेंज कर दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आ हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। अगर रचना में जैसे बात करें तो सरल वाक्य है, जैसे कि हमारा संयुक्त वाक्य है, ठीक है। ऐसे हमारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, ये 3 प्रकार के हमारे रचना के आधार पर वाक्य बनते हैं। कौन से? सरल बनता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य बनता है, और एक बनता है मिश्रित या फिर आश्रित भी कह सकते हो, मिश्रित, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर जहां पर योजक चिन्ह आ जाए, ठीक है, जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता, इसके बीच में जो योजक चिन्ह है, यानी कि जब वहां पर विलोम आए, ठीक है, यानी दोनों पद जहां पर प्रधान हो तो वहां पर द्वंद्व होगा, ठीक है। जहां पर दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान हो सकता है लेकिन किसी तीसरे की ओर इंडिकेट करेगा, तो वहां पर बहुव्रीहि हो जाएगा। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, क्या पीला है जिसका अंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कृष्णा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कृष्णा जी को, ठीक है, कृष्णा जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और विष्णु जी को भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके सबके वस्त्र कैसे होते थे, पीले होते थे। तो यहाँ पर हम जाएंगे बहुव्रीहि की ओर, किसकी तरफ, बहुव्रीहि की तरफ जाएंगे। यदि यहाँ पर बहुव्रीहि हमारा ना होता तब हम किसके तरफ मूव करते, तब हम क्रमधारय की तरफ मूव कर जाते, क्योंकि आपको पता है क्रमधारय में क्या होता है, एक तो विशेष्य होगा और एक विशेषण होता है। क्या होता है, एक विशेषण होता है, एक विशेषण, और एक क्या होगा हमारा, विशेष होगा। तो यहाँ पर हम किसकी तरफ मूव कर जाते हैं, क्रमधारय की तरफ मूव कर जाते, अगर ये बहुव्रीहि हमारा ना होता तब। अगर है तो हम यहाँ पर इसी को सही करेंगे। आंसू का तत्सम शब्द है। अब देखो आंसू जो होते हैं उसका तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में हो, ठीक है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अश्रु जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें जहाँ पर आपको छा है, त्रा है, ठीक है, और श्रा है, छत्र और ज्ञा है, ठीक है। ये जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो हमारे होते हैं, ये 4 अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए, ठीक है, जिस भी शब्द में, तो वो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा, ठीक है। ये की पॉइंट है, आपको याद रखना है। जहां कहीं पर भी आपको क्या मिल जाए, छत्रंग्या श्रा मिल जाए, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, वहां पर हमेशा वो तत्सम ही शब्द होंगे, ठीक है। और जहां पर आपको चंद बिंदी मिल जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आपका क्या होगा, वो तद्भव में रहेगा। किसमें, तद्भव में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। अब देखो कृति यहाँ देखो कृतिवाच्य, अब कृति में क्या होगा, कर्ता, कृति में कर्ता हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कर्ता, जहां पर कर्ता की प्रधानता हो वही हमारा कृतिवाच्य हो जाएगा, ठीक है। जहां पर कर्म की प्रधानता हो तो वो हमारा क्रमवाच्य हो जाएगा। जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वहां क्रमवाच्य होगा, जहां कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कृतवाच्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तभ्यम शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तभ्यम शब्द में वचन एवं विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है या फिर कौन सी इसमें है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति बहुवचन होगा। क्या होगा, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चतुर्थ विभक्ति बहुवचन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम क्या है, तो यहाँ पर वह जो है, जैसे कि वह है, यह है, मैं है, मैं, तुम, ठीक है, ये सभी क्या है, वे सब, ऐसे प्रकार जो हमारे क्या है बहुवचन, ये हमारे सर्वनाम है, ठीक है। आप है, ये भी सर्वनाम में जाएगा, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान रखना सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू हो चुका है, इतने 20। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आप जो डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सभी आप देखिए बेहतरीन तरीके से, यहाँ पर आपको इनके उत्तर देने हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इनके उत्तर देने होंगे।
इस प्रकार से देखिए, ये ऐसे प्रश्न आपके संस्कृत के भी आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा पेपर है यहाँ पर समाप्त होगा। यहाँ पर देखिए, जो आपका जो जीवनी लिखनी होती है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवनी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट जीवनी आपको तैयार ही करनी होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने जो आपको बताई थी 5 जीवन आपको पर्चे तैयार करने हैं, उन 5 में से आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद नजर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है तुलसीदास जी नजर आ चुके हैं, पंत नगर और सुमित्रानंद पंत भी नजर आ चुके हैं। तो मैंने आपको केवल 5 जीवन पर्चे बताया था कि तैयार करना है आपको। उन 5 में से आपके 2 में से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको बताया था, ये आप देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है मॉडल पेपर में भी। ठीक है, चलिए ठीक है, ये इस प्रकार से आपके ये टोटल जो है आपको बेहतरीन तरीके से करनी। देखिए, मैंने आपको निबंध भी बता रखा हूँ। निबंध मैंने आपको जितने बताए थे 5 निबंध तैयार करने के लिए। ठीक है, और 5 में से आपका देखो ये यहाँ पर एक ये मिल गया आपको, जो संख्या वाला मिल चुका है, आपका एक पर्यावरण मिल चुका है। 3 के 3 आपको यहीं से मैच कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 5 बताए थे, 3 भी मैच कर रहे हैं। कोई भी एक तुम्हारा बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।